प्यारे बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे स्थिर वैद्युतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्थिर वैद्युतिकी क्या होती है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम आवेशों का स्थिर अवस्था में अध्ययन करते हैं, स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। अर्थात जब आवेश रेस्ट में होते हैं, जब आवेश स्थिर अवस्था में होते हैं, तो उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, इस चीज का अध्ययन करेंगे स्थिर वैद्युतिकी में। स्थिर वैद्युतिकी क्या होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट चार्जेस एट रेस्ट एंड देयर प्रॉपर्टीज। स्थिर वैद्युतिकी में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आवेश क्या होता है। आवेश यानी कि चार्ज क्या होता है। प्यारे बच्चों, आवेश क्या है? आवेश किसी पदार्थ का छिपा हुआ गुण है। चार्ज इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर। किसी पदार्थ का छिपा हुआ गुण है आवेश। ये छिपा हुआ गुण क्या होता है? क्यों हमने ऐसा कहा है कि आवेश पदार्थ का छिपा हुआ गुण है? क्योंकि हम जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिनको हम परमाणु कहते हैं। एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम्स। ये हमने एक पदार्थ ले लिया है और ये बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिनको हम परमाणु कहते हैं। यदि हम एक परमाणु की बात करें तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और इसके चारों ओर जो वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। यदि हम एक परमाणु की बात करें, एक परमाणु की नाभिक में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन पे धनावेश होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, और कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पे ऋणावेश होता है। यदि हम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के आवेश की बात करें, प्रोटॉन के ऊपर आवेश होता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम, और इलेक्ट्रॉन के आवेश की बात करें -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। अर्थात एक परमाणु के अंदर एक प्रोटॉन पर जितना आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी उतना ही आवेश होता है। यानी कि यदि हम मैग्नीट्यूड की बात करें, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के आवेश के मैग्नीट्यूड की बात करें, परिमाण की बात करें, तो दोनों के ऊपर समान आवेश होता है। केवल और केवल अंतर यह है कि इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है और प्रोटॉन पर धनावेश होता है। और हम जानते हैं कि किसी परमाणु के अंदर नाभिक में जितने प्रोटॉन्स होते हैं, उस परमाणु की कक्षाओं में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी उपस्थित होते हैं। जितने प्रोटॉन्स परमाणु के अंदर होते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। अर्थात यदि हम कुल आवेश की बात करें, इस परमाणु के कुल आवेश की बात करें, तो कुल आवेश प्राप्त होता है 0, क्योंकि एक परमाणु के अंदर जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का आवेश समान होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश और प्रोटॉन पे धनावेश होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स एक दूसरे के आवेश को कैंसिल आउट कर देते हैं, बैलेंस कर देते हैं। इसलिए एक परमाणु के अंदर कुल आवेश 0 होता है, एक परमाणु के ऊपर कुल आवेश 0 होता है। और यदि हम बात करें इस टुकड़े की, तो ये बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है, जिनको हमने परमाणु कह दिया है। एक परमाणु के ऊपर आवेश 0 है, तो ऐसे ही सभी परमाणु के ऊपर आवेश क्या होगा? 0 होगा। और यदि हम इस टुकड़े के ऊपर कुल आवेश की बात करेंगे, तो ये भी हमें 0 प्राप्त होता है। प्यारे बच्चों, एक एक्सपेरिमेंट हम यहां पे लेते हैं। ग्लास रॉड और सिल्क रगड़ने से पहले, जब ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब कर दिया जाता है, रब करने से पहले और रब करने के बाद, ये
ग्लास रॉड है और ये सिल्क है, ग्लास रॉड एंड सिल्क। जब किसी कांच की छड़ को सिल्क के साथ रगड़ दिया जाता है, रब कर दिया जाता है, तो ग्लास रॉड के ऊपर धनावेश आ जाता है और सिल्क के ऊपर ऋणावेश आ जाता है। लेकिन रगड़ने से पहले यदि हम ग्लास रॉड की बात करें तो इसका कुल आवेश शून्य है और इस सिल्क का भी कुल आवेश शून्य है। और इस पूरे निकाय की यदि हम बात करें तो इसका कुल आवेश शून्य है। रगड़ने के बाद क्या होगा, जब हम ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब करेंगे तो इस दौरान जो हम कार्य करेंगे, रब करने के दौरान, रगड़ने के दौरान जो हमारे द्वारा कार्य किया जाएगा वो कार्य एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा और उस एनर्जी को ग्लास रॉड और सिल्क के इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, प्राप्त करते हैं। लेकिन कांच की छड़ यानी कि ग्लास रॉड के इलेक्ट्रॉन्स कम एनर्जी प्राप्त करके ग्लास रॉड से बाहर निकल जाते हैं, जबकि ग्लास रॉड की तुलना में सिल्क के इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी, उनको बाहर निकलने के लिए अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो जब हम ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो इस दौरान जो कार्य हमने किया है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और उस एनर्जी को ग्लास रॉड और सिल्क के इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं। लेकिन ग्लास रॉड के इलेक्ट्रॉन्स कम एनर्जी प्राप्त करके ग्लास रॉड से बाहर निकल जाते हैं और ये चले जाते हैं सिल्क के ऊपर। तो इसलिए सिल्क के ऊपर आ जाता है ऋणावेश और ग्लास रॉड के ऊपर आ जाता है धनावेश, क्योंकि जहां से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं वहां धनावेश आ जाएगा और जहां वो इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे वहां ऋण आवेश आ जाएगा। अब यहां पर देखिए ग्लास रॉड धनावेशित हो गई है और सिल्क ऋणावेशित हो गया है। लेकिन यदि हम इस पूरे निकाय की बात करें, जितना ग्लास रॉड के ऊपर धनावेश आता है उतना ही सिल्क के ऊपर ऋण आवेश आता है। इसलिए इस पूरे निकाय की बात करें तो कुल आवेश शून्य प्राप्त होता है। अर्थात आवेश को हम न उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। पदार्थ के अंदर आवेश पहले से विद्यमान होता है, केवल और केवल वो संतुलन की अवस्था में होता है। यहाँ पर अंतर यह है कि ग्लास रॉड के अंदर आवेश संतुलन की अवस्था में है, जितना धनावेश है उतना ही ऋणावेश है, और सिल्क के अंदर भी आवेश संतुलन की अवस्था में है, जितना धनावेश है उतना ही ऋणावेश है। जब हमने ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब किया है तो केवल और केवल क्या हुआ है कि जो ये संतुलन की अवस्था में आवेश यहाँ पर स्थित था वो संतुलन की स्थिति क्या हो गई है, थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गई है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए हैं तो यहाँ धनावेश आ जाता है। जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बाहर निकलेंगे उतने इलेक्ट्रॉनों के बराबर यहाँ धनावेश आ जाएगा और जहां वो इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉनों के बराबर वहां ऋण आवेश आ जाएगा। और यदि हम इस पूरे निकाय की बात करें तो इस पूरे निकाय पर कुल आवेश हमें शून्य प्राप्त होता है। अर्थात ये धनावेशित हो गया है और सिर्फ ऋणावेशित हो गया है। यानी कि आवेशन का जो कारण है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। ये आवेशित क्यों हो गया है, ये धनावेशित क्यों हो गया है, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए हैं और कहाँ प्रवेश कर गए हैं, सिल्क में प्रवेश कर गए हैं। अर्थात किसी वस्तु के आवेशन का कारण क्या है, कोई वस्तु चार्ज क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है। इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण ही किसी वस्तु के आवेशन का कारण होता है। जब इलेक्ट्रॉन एक स्थान से, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर चले जाते हैं तो जहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं वो धनावेशित हो जाता है और जहां वो प्रवेश करते हैं वो ऑब्जेक्ट ऋण आवेशित हो जाता है। यदि हम बात करें कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, आवेश दो प्रकार के होते हैं, जैसे आपने यहाँ पर देख लिया है, धनावेश और ऋणावेश। धनावेश और ऋणावेश, आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। अब हम चर्चा करेंगे कि जो ये आवेश है ये इन आवेशों के मूलभूत गुण क्या है। अभी हमने यहाँ पे चर्चा की कि बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट आवेशित कैसे होता है,
यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कोई वस्तु कैसे आवेशित होती है, तो आपका आंसर होगा इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के द्वारा ही कोई वस्तु आवेशित होती है। जब इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में चले जाते हैं तो एक वस्तु धनावेशित हो जाती है और दूसरी वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। इसीलिए बच्चों हमने कहा था कि चार्ज इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर, क्योंकि रगड़ने से पहले हमने देखा कि ग्लास रॉड के ऊपर शून्य आवेश था और सिल्क के ऊपर भी शून्य आवेश था, और रगड़ने के बाद हमने देखा कि ग्लास रॉड धनावेशित हो जाती है और सिल्क ऋणावेशित हो जाता है। लेकिन पूरे निकाय की जब हम बात करते हैं तो रगड़ने से पूर्व भी निकाय का कुल आवेश शून्य था और रगड़ने के बाद भी निकाय का कुल आवेश शून्य था। यानी कि जो आवेश होता है ये पदार्थ का गुण है, और कैसा गुण है? इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर, पदार्थ का छिपा हुआ गुण है। उसी पदार्थ के अंदर आवेश है, हमने केवल और केवल क्या किया है? उसके संतुलन को बिगाड़ दिया है। हमने उसके संतुलन को बिगाड़ दिया है, एक जगह से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल करके दूसरी जगह प्रवेश करा दिया है, इसलिए उसका संतुलन, आवेश का जो संतुलन है वो बिगड़ गया है। इसलिए एक धनावेशित हो गई है और एक ऋणावेशित हो गई। हमने बाहर से वस्तु को कुछ भी नहीं दिया है, हमने केवल और केवल दो वस्तुओं को आपस में रब किया है। अब हम स्टडी करेंगे आवेशों के मूलभूत गुण। आवेशों के मूलभूत गुण, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्जेस। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्जेस कि आवेशों के मूलभूत गुण क्या है? नंबर 1, आवेश योज्यता के नियम का पालन करते हैं। आवेश योज्यता के नियम का पालन करते हैं। योज्यता के नियम का पालन करते हैं। इसका अर्थ क्या होता है कि यदि हम एक निकाय की बात करें और एक निकाय के अंदर बहुत सारी वस्तुएं हैं, एक के ऊपर Q1 आवेश, दूसरे के ऊपर Q2, तीसरे के ऊपर Q3, इस प्रकार से n वस्तुएं इसके अंदर है और nवीं वस्तु के ऊपर Qn आवेश है, और यदि हम इस पूरे निकाय के कुल आवेश की बात करें तो हमें क्या करना पड़ेगा? इन सबको जोड़ना है। Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस अप टू Qn। इसे कहते हैं योज्यता का नियम। किसी निकाय के अंदर, किसी निकाय के ऊपर कुल आवेश, उस निकाय के अंदर जितनी आवेशित वस्तुएं हैं उन सब के आवेश को जोड़ देंगे, जितना आएगा वो उस निकाय का कुल आवेश होगा। इसी को कहते हैं योज्यता का नियम। आवेश योज्यता के नियम का पालन करते हैं। पहला है आवेश योज्यता के नियम का पालन करते हैं। दूसरा है आवेश संरक्षण के नियम का पालन करते हैं। आवेश संरक्षण के नियम का, संरक्षण के नियम का पालन करते हैं। संरक्षण के नियम का पालन करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, आवेश संरक्षण के नियम का पालन करते हैं। इसका अर्थ ये हो गया कि आवेश को न हम उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने एक एक्सपेरिमेंट में देखा था कि जब ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब करते हैं, उस एक्सपेरिमेंट में हमने देखा है बच्चों कि रगड़ने से पहले इस निकाय का कुल आवेश शून्य था, और रगड़ने के बाद यदि हम बात करें तो भले ही ग्लास रॉड के ऊपर धनावेश आ गया हो और सिल्क के ऊपर ऋण आवेश आ गया हो, लेकिन यदि हम इस पूरे निकाय की बात करें तो इस पूरे निकाय का कुल आवेश शून्य ही रहता है। इसीलिए कहते हैं कि आवेश को न हम उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। केवल और केवल क्या हुआ है कि हमने इलेक्ट्रॉनों का यहाँ पर स्थानांतरण किया है, एक जगह से इलेक्ट्रॉनों को दूसरी जगह शिफ्ट किया है, इसलिए एक के ऊपर धनावेश आ गया और दूसरे के ऊपर ऋण आवेश आ गया है। लेकिन कुल आवेश की बात करेंगे इस सिस्टम की तो शून्य प्राप्त होता है। आवेश योज्यता के नियम का पालन करते हैं, आवेश संरक्षण के नियम का पालन करते हैं। तीसरा है आवेश क्वांटीकरण के नियम का पालन करते हैं। क्वांटीकरण के
नियम का पालन करते हैं, आवेश क्वांटीकरण के नियम का पालन करते हैं, यानी कि लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन, लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन। अब ये क्वांटीकरण क्या होता है, इसको मैं एक अलग वीडियो बना करके बहुत डिटेल में इसकी चर्चा हम करेंगे। क्वांटीकरण अब सूक्ष्म स्तर पर, माइक्रोस्कोपिक लेवल की यदि हम बात करें तो किसी वस्तु के ऊपर कुल आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। यदि हम एक वस्तु की बात करें और एक वस्तु में यदि बात करें n इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित हैं, एक वस्तु में n इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित हैं, तो इस वस्तु के ऊपर का जो कुल आवेश होगा इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है E और इसको पूर्ण संख्या से गुणा कर देना है। पूर्ण गुणज, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होना, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है उसको गुणा कर देना है जितना उस ऑब्जेक्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या से गुणा कर देना है। तो हमें प्राप्त हो जाता है कि उस वस्तु के ऊपर कुल आवेश कितना है। किसी वस्तु के ऊपर कुल आवेश एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को हम यहाँ पर E से रिप्रेजेंट करते हैं। इस वस्तु के ऊपर कुल आवेश एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। यहाँ पर जो ये n है ये पूर्ण संख्या को रिप्रेजेंट करता है, जैसे हम 1 2 3 4 अप टू कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अगर एक इलेक्ट्रॉन होगा तो Q बराबर E हो जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो Q इक्वल टू 2E हो जाएगा। अगर इस ऑब्जेक्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो Q इक्वल टू 3E हो जाएगा। अगर इस ऑब्जेक्ट में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो कुल आवेश हो जाएगा इसके अंदर Q इक्वल टू 10E। चौथा है आवेश अचलता के नियम का पालन करते हैं। आवेश अचलता के नियम का पालन करते हैं, लॉ ऑफ इनवेरिएंस। अचलता के नियम का पालन करते हैं, अचलता के नियम का पालन करते हैं। ये अचलता क्या होता है कि यदि हम किसी वस्तु के आवेश की बात करें, स्थिर अवस्था में एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर आवेश है Q। जब ये स्थिर अवस्था में है इसके ऊपर आवेश है Q, और जब यही ऑब्जेक्ट गति अवस्था में आ जाता है तो उसका आवेश उतना ही बना रहेगा। अर्थात स्थिर अवस्था में किसी वस्तु के ऊपर स्थिर अवस्था में आवेश बराबर होता है उसी वस्तु में गति अवस्था में आवेश। यानी कि यदि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ये कोई ऑब्जेक्ट है और यदि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अभी 2 कूलम का आवेश है और ये स्थिर अवस्था में है और इसके ऊपर 2 कूलम का आवेश है, यदि यही ऑब्जेक्ट गति अवस्था में आ जाए तो इसके ऊपर आवेश 2 ही कूलम रहेगा। अर्थात गति में आने के बाद भी इसका आवेश